तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हमें क्या दिया है, वाई इज़ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब देखो क्वेश्चन हमें सिंपल से ये पूछा है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, राष्ट्रवाद की फीलिंग है, कॉलोनी में जब डेवलप हुई, मतलब कि देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बना के रखा था, ठीक है। तो जब इंडिया को कॉलोनी बना के रखा था तो वो कैसे लिंक्ड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जब क्या हुआ, सारी कॉलोनीज मिलके ब्रिटिशर्स को अपोज करने लगी। अब क्यों अपोज करने लगी, कैसे अपोज करने लगी, कैसे लिंक्ड है, वही हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया in the colony is linked to anti-colonial movement due to the factors as mentioned below। तो पहले हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया, अब देखेंगे क्यों है। फर्स्ट, people began discovering their unity in the process of struggle with colonialism। इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री में क्या हो रहा है, उस कंट्री को अगर ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना के रखा है, कॉलोनी मतलब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर कब्जा करके रखा है, तो कंट्री के लोग ब्रिटिशर से जब परेशान हो जाते हैं, जब कंट्री के लोग ब्रिटिशर से परेशान हो जाते हैं, अब किस रीज़न से, कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बंधुआ मजदूरी करा रहेगा, या फिर कुछ लोग क्या होंगे कोई और रीज़न से परेशान होंगे। तो क्या हुआ, सब अलग अलग रीज़न से ब्रिटिशर से परेशान थे और इसकी वजह से क्या हुआ, यूनिटी दिखना चालू हुई। अब कैसे यूनिटी दिखना चालू हुई, सेकेंड पॉइंट में हमें दिया है। The sense of being oppressed under colonialism provide a share bond that tie many different groups together। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर से सब लोग परेशान है देश में, कुछ लोग क्या है कोई अलग रीज़न से परेशान है, कुछ कोई अलग रीज़न से परेशान है। लेकिन देखो अगर आप कोई रीज़न से परेशान हो और मैं भी वही सेम रीज़न से परेशान हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों मिलके वो जो भी इंसान रहेगा उससे लड़ेंगे। तो वैसा ही हुआ कि सब लोग क्या थे, ब्रिटिशर से परेशान थे, भले ही कोई रीज़न अलग हो। तो सबने क्या किया, सबके अंदर यूनिटी दिखने लगी कि हम सब क्या है, एक ही तो हैं, एक ही इंसान से तो हम परेशान हैं, हम सब एक मिलकर लड़ाई करेंगे तो वो हार जाएगा। ये यूनिटी दिखना चालू हुई। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया है, एज ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। अब क्या हुआ कि अलग अलग ग्रुप वाले क्या कर रहे थे, मतलब देखो कोई सेक्शन था जो कोई और रीज़न से परेशान था, कोई सेक्शन था कोई और रीज़न से परेशान था। Their experiences were varied and their notion for freedom were not always the same। अब क्या हुआ, सब लोग का नोशन मतलब आइडिया सेम नहीं था। कैसे सेम नहीं था, मतलब कि किसी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा था तो वो चाहता था कि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा ना लगे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पैसा नहीं देते ज़्यादा ब्रिटिश लोग, तो वो चाहते थे कि उनको अच्छे से पैसा मिले, जितना वो काम करते हैं उतना उनको हक का मिले। तो क्या हुआ, सब लोग अलग अलग रीज़न से परेशान थे, लेकिन इससे यूनिटी दिखने लगी देश में। So the Congress under महात्मा गांधी tried to force this group together within a movement। तो इसीलिए जो कांग्रेस है महात्मा गांधी के अंदर, उन्होंने क्या किया, सारे जो भी अलग अलग ग्रुप है जो ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे हैं उनको एक करने की कोशिश की, एक लाने की कोशिश की। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, दस इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज केम अंडर द बैनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या हुआ, सब लोग एक रीजन से परेशान हैं और इसलिए क्या हुआ, एक बैनर में आ गए सब लोग क्या करने लगे, एक साथ मिलके अपोज करने लगे एंड टुक पार्ट इन वेरियस मूवमेंट। और इसने क्या हुआ, जब सब अपोज करने लगे तो ये मूवमेंट की तरह हो गया, उन लोग ने मूवमेंट लगाया। नेशनलिज्म में क्या क्या मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, विच वेर एंटी कॉलोनियल और अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर हम देखें तो कॉलोनी में क्या हुई, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आने लगी। क्या होने, सब लोग एक दूसरे को सेम देखने लगे। क्यों, क्योंकि सब एक ही इंसान से परेशान थे, वो थे हमारे ब्रिटिशर्स, इसलिए। और यही है हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बी हमें क्या दिया है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हेल्प करता है नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने के लिए इंडिया में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई, लोगों के अंदर कैसे बोल सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना कैसे डेवलप हुई, वो हमें पूछा गया है। तो देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर help in growth of national movement in India as it create a new economic and political situation as mentioned below। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या होता है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया नहीं लड़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश लड़ रहा था। तो भी हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को क्या बोल सकते हैं, कैसे हमको क्या फ़ायदा मिला और क्या नुकसान हुआ हमारा, वो सब हमें बताना है। कैसे हमें हेल्प किया नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन सब अलग उथल पुथल हो गई थी। क्या हुआ था
द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लड़ाई करनी है तो उनके लिए क्या चाहिए रहेगा, बंदूक विंदूक ये सब चाहिए रहेगा। अब वो सब कहाँ से लेंगे, उन लोग ने वॉर लोन्स लिए, वेर टेकन एंड मोर टैक्सेस वेर इम्पोज। अब क्या हुआ, उन लोग ने वॉर लोन्स तो लिए, साथ ही साथ इंडिया के ऊपर और जो भी कॉलोनीज उन लोग ने बना के रखी थी उनके ऊपर टैक्सेस लगाने लगे बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया के लोग जो है एकदम परेशान हो गए थे। कस्टम ड्यूटीज़ वेर रेस्ड, उन लोग के ऊपर अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। इनकम टैक्सेस वेर इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्सेस भी ला दिया था। तो मतलब क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, सिर्फ पैसा चाहिए था और उनको क्या करना था, लड़ाई में लगाना था। लेकिन क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या होने लगा, इक्वालिटी का भावना, या फिर बोल सकते हैं कि हम सब इक्वल हैं, हम लोग को ब्रिटिशर्स का अपोज करना है, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी भावना सबके अंदर डेवलप होने लगी क्योंकि ब्रिटिशर उनके साथ बहुत नुकसान कर रहे थे। द राइज इन प्राइस लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल। और क्या होने लगे, फूड्स की प्राइस भी बढ़ने लगी, इतने सारे टैक्सेस हो गए और क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर भी हो गया था। उसके साथ ही साथ देयर वॉज वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट इन द रूरल एरिया ड्यू टू द फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स की आर्मी कम थी, तो आर्मी कम थी तो उनको सोल्जर्स चाहिए थे। तो सोल्जर्स कहाँ से लेके जा रहे थे, इंडिया से ही लेके जा रहे थे। साथ ही साथ इन 1918, 1919 एंड 1920, 1921 क्रॉप फेल हो गए थे बहुत सारे एरिया में, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ था। और उसकी वजह से क्या हुआ, देयर वॉज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक टू। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड। क्या हुआ, इसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल जो है मर गए। क्यों, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था। साथ ही साथ इतने सारे क्या बोल सकते हैं, इनकम टैक्सेस लगाए गए थे, फूड की प्राइस रेज हो गई तो कोई खरीद नहीं पा रहा था। पीपल दो डैट देयर हार्डशिप एंड सफरिंग वुड कम टू एन एंड आफ्टर द वॉर बट दैट डिड नॉट हैपन। तो लोगों ने क्या सोचा कि अभी लड़ाई चल रही है, शायद इसलिए क्या हो रहा है, इतना टैक्सेस लगाए। लेकिन तो जब लड़ाई खत्म हो गई तो भी इतना टैक्सेस ही रहा, कम नहीं हुआ। सो दीज फैक्टर्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोग में बढ़ी और लड़ाई हुई और हम लोग आज़ाद हुए फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वेर इंडियंस आउटरीच बाय द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की वजह से इंडियंस क्या है, परेशान कैसे हो गए, तो वो हमें बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे हैड होप दैट आफ्टर द वॉर देयर हार्डशिप्स वुड बी ओवर एंड द गवर्नमेंट वुड टेक स्टेप टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अब उसके पहले रॉलेट एक्ट देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा और कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर उसने कुछ नहीं किया होगा तो उसको 2 साल तक जेल में रखा जाएगा, उसके बाद उसे जज के पास लेके जाया जाएगा। मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्मली हम देखें, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना पड़ता है कि वो सच्चा है कि उसने कुछ किया है या नहीं किया है। लेकिन इधर क्या था, 2 साल तक उनको जेल में ही रखना है, कोई भी शक के आधार पर भी उन्हें जेल में रखा जा सकता है 2 साल के लिए। तो ये रॉलेट एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था। उसकी वजह से क्या हुआ, देखो अभी हम लोग पहले थोड़ा कंडीशन समझते हैं। जब क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हो गया था। वर्ल्ड वॉर होने के बाद जब लोगों ने क्या होप किया था, लोगों ने होप किया था कि अभी हार्डशिप का टाइम चल रहा है, अभी ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, थोड़ा हमारा कंडीशन इम्प्रूव करेंगे, टैक्सेस कम कर देंगे। दे हैड होप्ड दैट आफ्टर द वॉर देयर हार्डशिप विल बी ओवर एंड द गवर्नमेंट विल टेक स्टेप टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। तो इंडियंस लोग ने ऐसा सोचा था कि अब उन्हें थोड़ी सी तो आज़ादी मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, ऑन दी अदर हैंड द गवर्नमेंट गॉट द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट ने पास कर दिया इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अगेंस्ट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो इंडियन मेंबर्स क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, क्योंकि क्या हो गया था, ये जो चीज़ उन लोग ने किया था कि टैक्सेस इतने सारे लगा दिए गए थे तो भी कम नहीं कर रहे थे, तो इंडियंस थोड़े थोड़े अपोज करने लगे, तो रॉलेट एक्ट उन लोग ने लगा दिया। अब इसको आप स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो देखो, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है वो क्या कर सके, रिप्रेस कर सके। कैसे, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स रहेंगे उन्हें क्या कर लिया जाएगा, शक के आधार पर उन्हें बोल सकते हैं जेल में डाल दिया जाएगा और उनका बोल सकते हैं ट्रायल भी नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट के पास 2 साल तक उन्हें ले भी नहीं जाया जाएगा। 4th पॉइंट क्या है, द रॉलेट एक्ट वॉज कंसिडर एज ब्लैक लॉ। तो इसे काला कानून बोला गया था। एंड द इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी डिसाइडेड टू अपोज इट बाय नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट। तो क्या हुआ,
गांधी जी के अंडर में जितने भी लोग थे उन लोग ने क्या सोचा, अभी ये रॉलेट एक्ट को अपोज करना है हमें, क्योंकि क्या हो रहा है, इससे हम लोग का ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2 साल तक फोकट में इन लोग जेल में रखेंगे। विच विल स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का क्यों सोचा, क्योंकि क्या हो गया था, सब क्या हो रहा था, गलत ही हो गया था। गांधी जी सोचे थे कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन वायलेंट तरीके से सब करेंगे, लेकिन सब वायलेंट हो गया था, उसके चलते ये विड्रॉ हुआ था। अब लिखोगे कैसे, गांधी फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस सच एज चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था, बहुत सारे पुलिस को मार दिया गया था। तो ये जो इंसिडेंट था ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। गांधी जी तो नॉन वायलेंट करने वाले थे, लेकिन ये वायलेंट इंसिडेंट हो गया था। ये एक रीज़न था। साथ ही साथ ही फेल्ट दैट सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। तो मास स्ट्रगल से पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, हम कोई मूवमेंट लॉन्च करेंगे। गांधी जी ऐसा सोचें। दस गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यही रीज़न था कि गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे विड्रॉ कर दिया। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस जगह पे विड्रॉ किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह मतलब क्या होता है, सत्याग्रह वॉज ए नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मतलब कि जो हमें क्या करना है, अहिंसा के तरीके से हमें जीत हासिल करनी है। कैसे, देखते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर इट। सत्याग्रह मतलब क्या होता है कि सच के साथ चलना, सत्य के साथ चलना और सच के ढूंढते रहना। मतलब समझा नहीं आपको, तो हमें क्या करना है, सच का साथ देना है और बाकी जो भी अच्छा होगा, जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। ये कैसे करेंगे, इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू। मतलब कि अगर आप सही स्टैंड पे खड़े हो, आप सच्चे हो, एंड इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब कि जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट में आप खड़े हो, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो कोई भी फिजिकल आर्मी की ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर से फाइट करने के लिए, मतलब जो भी गलत काम कर रहा है उससे फाइट करने के लिए। थ्रू नॉन वायलेंट मेथड अ सत्याग्रही कुड अपील द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि नॉन वायलेंट तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, जो सत्याग्रही है वो क्या कर सकता है, जो भी ऑपरेसर है, मतलब जो गलत काम कर रहा है, उसकी अंतरात्मा तक जाके ऐसा उसको फील करा दे ताकि वो अगली बार वो कुछ कर ना पाए। जैसे अगर आपको समझो किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपने उसको बहुत मारा और आपके पापा ने आके क्या किया, आपको बोला कि नहीं मारते, आपको 2-3 बजा दिया। तो जब आपके पापा नहीं रहेंगे तब आप उसको क्या करोगे, चुपके से मार दोगे। लेकिन क्या बोला है गांधी जी ने, सत्याग्रह का आइडिया हम क्या करेंगे, जो भी लोग हैं उसके अंतरात्मा तक वो पहुंचा देंगे, ताकि अगर कोई उसे देखने वाला ना हो तो भी वो काम वो गलत ना करे, उसकी अंतरात्मा तक उसे एहसास करा देना, यही है सत्याग्रह का आइडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन। तो हमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है ये 2 इंसिडेंट्स पे। तो पहला है द जलियनवाला बाग मैसाकर और सेकंड है द साइमन कमीशन। फर्स्ट देखते हैं द जलियनवाला बाग मैसाकर। तो ये क्या हुआ था, ऑन 13 अप्रैल 1919 अ लार्ज क्राउड गैदर इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियनवाला बाग, सम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स, अदर टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। अब इतना क्या है अच्छे से समझते हैं। तो क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को एक लार्ज क्राउड, मतलब बहुत सारे लोग क्या हुए थे, जलियनवाला बाग में आए थे। तो ये क्या था, एक बाग है, या फिर बोल सकते हैं एक बाग की तरह है, समझ लो एक गार्डन की तरह समझ सकते हो, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। क्या हुआ था, उधर बहुत सारे लोग आए थे। क्यों आए थे, कुछ लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। अभी कैसे, उन लोग क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि कैसे प्रोटेस्ट करना है। साथ ही साथ और कुछ लोग तो आए थे बैसाखी फेस्टिवल जो होता है वो अटेंड करने के लिए। अब देखो, दीज पीपल वेर अनअवेयर ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। अब इन लोग को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है। अब मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ ऐसा लॉ था जो ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था। अब क्यों किया था, जब देखो इन लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, तब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ब्रिटिशर इनको अपोज करने लगे, इनको मार पीट के भगा दिए। और साथ ही साथ क्या हुआ, उन्होंने जब देखा इनका कि रॉलेट सत्याग्रह कर रहे हैं इन लोग, तो एक मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ ऐसा लॉ होता है कि अगर 2-3 जन भी या 1-2 जन भी मिलके कहीं भी बात करें तो उन्हें क्या कर दिया जाए, उन्हें फायर कर दिया जाए, उन्हें उड़ा दिया जाए, या फिर बहुत ज़्यादा
उन्हें जेल में डाल दिया जाए। तो मार्शल लॉ ये लॉ होता है कि कोई भी 2-3 जन एक साथ खड़े होकर कहीं भी बात नहीं कर सकता। तो अब ये क्या हुआ, इन लोग को पता नहीं था, ये अनएजुकेटेड लोग थे बहुत सारे। पहले क्या थे, ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो बहुत सारे अनपढ़ गंवार लोग थे उधर। और वो क्या कर रहे थे, कोई बैसाखी फेयर के लिए आए थे और कुछ क्या करने आए थे, प्रोटेस्ट की बातें करने आए थे। और उन लोग जलियांवाला बाग में ऐसे थे। फिर क्या हुआ, मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था सिटी में, इनको पता नहीं था। जनरल डायर द कमांडर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, एक फ्री हैंड मिल गया कि एक ये बहुत अच्छा चांस है कि लोगों को मजा चखाया जाए, एक क्या हो जाए, एक मिसाल बन जाए ताकि सब हमको अपोज ना कर पाए। ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा। और क्या हुआ, जनरल डायर जो था उसने क्या कर दिया, वो कमांडर था, उसने जो एग्जिट पॉइंट था जलियांवाला बाग का उसे ब्लॉक कर दिया। अब एक ही गेट था उधर, वो ब्लॉक कर दिया। उससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे अंदर ही फंस गए। उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम द बाग एंड ओपन फायर अपॉन द इनोसेंट सिटीजन्स। उसके बाद बिना देखे ही बहुत सारी गोलियां चला दी लोगों के ऊपर। अब उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्यों गोली चल रही है, हजारों लोग मर गए। डायर इंटेंशन वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड टेरिटराइज सत्याग्रही। तो सत्याग्रही को डराने के लिए, एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उसने इतना फायर करवाया था। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेर किल्ड एंड वाउंडेड ड्यू टू दिस इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायरिंग बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स। इस चीज़ की वजह से बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल थे उनकी हत्या हो गई, वुमेन चिल्ड्रेन सब मारे गए थे। और ये क्या था, इन्हें कुछ पता नहीं था और इनके ऊपर फायर कर दिया गया था, इनकी कुछ गलती भी नहीं थी। विच अल्टीमेटली लीड टू अ नेशन वाइड आउटरीच। इसकी वजह से क्या हुआ कि सब लोग के अंदर हड़कंप मच गया, सब लोग क्या करने लगे, एकदम रोड पे उतर आए थे लड़ाई करने के लिए। जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स वाज द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। तो सबसे खराब इंसिडेंट में से एक माना जाता है ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है साइमन कमीशन के ऊपर। तो द साइमन कमीशन के ऊपर हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है। तो क्या था ये साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन वॉज अ कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो टॉरी गवर्नमेंट द्वारा एक साइमन कमीशन बनाया गया था ब्रिटेन में, जो था मतलब ब्रिटिश लोग ने ये बनाया था कमीशन। इसमें क्या था, अंडर सर जॉन साइमन। तो जॉन साइमन जो था उसके अंडर में ये कमीशन बनाया गया था। अब क्या था ये देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं अब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, अगर कुछ अच्छे चेंजेस करने होंगे तो वो करेंगे। एंड सजेस्ट सम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जो टॉरी गवर्नमेंट है उसने बोला कि क्या हो, एक साइमन कमीशन बना जाए, एक कमीशन बनाया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बना दे इंडिया का। अब क्या हुआ, बट नेशनलिस्ट इन इंडिया अपोज द कमीशन। लेकिन क्या हुआ, जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे सब लोग क्या करने लगे, इस कमीशन को अपोज करने लगे, बोले कि हमको नहीं चाहिए। अब आप सोचो कि हमारा फ़ायदा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो हमारा ही फ़ायदा है, लेकिन फिर क्यों अपोज करने लगे, बिकॉज इट हैज़ नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर। अब क्या हुआ कि इंडिया का कोई मेंबर ही नहीं था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हो तो इंडिया के लोगों को ही अच्छे से पता रहेगा ना कि क्या फ्रेम करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। अब एक भी इंडियन मेंबर नहीं है और आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हो तो आप तो अपने ही फेवर में करोगे सब। तो इसलिए क्या हुआ, सब लोग अपोज करने लगे। देयरफॉर व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, तो जब ये क्या हुआ, साइमन कमीशन इंडिया में आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तब क्या हुआ, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो साइमन गो बैक साइमन। सब लोग साइमन को अपोज करने लगे, जो कमीशन था उसका अपोज करने लगे कि गो साइमन बैक, ऐसे नारे लगाने लगे, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए था जो ब्रिटेन के लोग बनाए और हमारा कोई इंडियन मेंबर ना रहे जो वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख पाए कि कैसे क्या बन रहा है। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। तो सब लोग ने मिलकर ये जो मूवमेंट था इसे अपोज किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। तो मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के रिलेटेड ही हमें क्या दिया है, एक क्वेश्चन बना के दे दिया है कि जो फीमेल एलिगरी जर्मनी की थी उससे हमें कंपेयर करना है जो इंडिया की फीमेल एलिगरी थी। अब फीमेल एलिगरी आपको पता ही होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो क्या था, एक सिंबल बना दिया गया था, एक मूर्ति बना दी गई थी जो क्या करती है, लोगों के अंदर इक्वालिटी की भावना, ये ऐसी भावना प्रकट करती है कि ये हमारा देश है, हम इस देश के निवासी हैं, हम सब इक्वल हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाती है। तो ये क्या है, जर्मनिया और भारत माता जो है इनको कंपेयर करना है, ये हमें बोला गया है। तो आंसर हो जाएगा द इमेज ऑफ जर्मनिया वॉज सिंबल ऑफ जर्मन नेशन।
वेर एज द इमेज ऑफ भारत माता वो सिंबल ऑफ इंडियन नेशन। तो पहली तो चीज़ ये है कि जो जर्मनिया है वो जर्मनी का सिंबल है, और वे द इमेज ऑफ भारत माता, जो भारत माता का इमेज है वो सिंबल किसका है, इंडियन नेशन का है। बोथ इमेज इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट हु वर्क वेरी हार्ड टू यूनिफाई देयर रिस्पेक्टिव कंट्री एंड टू अटेन अ लिबरल नेशन। तो एक लिबरल नेशन बनाने के लिए जो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ये जो मूर्ति है, ये जो एलिगरी है, ये दर्शाती है। द इमेज ऑफ भारत माता इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जर्मनिया इन द सेंस दैट फॉर्मर रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग। तो अलग अलग रिलीजियस के बेसिस पे क्या किया गया था, दोनों को बनाया गया था। इंडिया की जो क्या है बोल सकते हैं, इंडिया की जो भारत माता है उन्होंने साड़ी पहना है, वेराज इन्होंने कुछ और पहना है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर इन्हें बनाया गया था। जर्मनी को देख के जर्मेनिया बनाया गया था, वेराज जो इंडिया है, इंडिया को देख के भारत माता की एलिगरी बनाई गई थी। तो ये थे हमारे पूरे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।